पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनहोक रेप्लिकास की बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि बाहर जितने भी आर्टिफैक्ट हैं वो उस टावर के माना की वजह से रेप्लिका में ज़रूर बदल जाएंगे, और उन्हीं सबको ढूंढने के लिए वो वहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में आता है ताकि वो उन रेप्लिकास को हासिल कर सके। और जैसे ही वो उस म्यूज़ियम के अंदर एंटर करता है उसके सामने वो एक लाश पड़ी हुई होती है जिसे अभी अभी किसी ने जलाकर मार दिया होता है, और जिसे देखने के बाद वो बोल रहा होता है तो यहाँ पर कोई और मुझसे पहले भी आ चुका है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिनहोक उस म्यूज़ियम के अंदर और भी अंदर जाने लग जाता है और मन में सोच रहा होता है ये दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ को अडेप्ट करना शुरू कर लिया है, और उनमें से ज़्यादातर वो गेमर्स हैं जिन्होंने इस गेम को काफ़ी अच्छे लेवल तक खेला है। और मुझे ये चीज़ देखकर कोई भी हैरानी नहीं है कि लोगों ने इतनी जल्दी खुद को इस माहौल में डाल दिया है, लेकिन मैंने जैसा सोचा था और जो अभी की रियलिटी है उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मुझे लगा नहीं था कि इन लोगों में एक ही दिन में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी कि ये किसी को भी बिना डर के मार सकते हैं। फिर जिन्होंने वहाँ पे घूमते हुए सोच रहा होता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा खाली है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो ज़रूरी इसके मिडवेल क्लासिक एरा गैलरी की तरफ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक खास आर्टिफैक्ट है। फिर हमें जिनहोक उस आर्टिफैक्ट के बारे में बता रहा होता है और बोल रहा होता है वो आर्टिफैक्ट एक मैप है। फिर हमें उस मैप को दिखाया जाता है जिसका नाम द ग्रेट मैप ऑफ ईस्टलैंड होता है। उसके बारे में जिनहोक आगे बता रहा होता है और बोल रहा होता है अब तुम लोग मुझे ये मत कहो कि मैं तुम लोगों को कोरिया का मैप दिखाने में क्यों लगा हूँ। असल में मैं तुम लोगों को ये मैप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त इस टावर की एनर्जी की वजह से ये मैप बहुत ही ज़्यादा मैजिकल बन चुका है, और ये मैप हमें किसी भी तरह से कोरिया की इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। ये जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो टावर ऑफ ट्रायल्स की होगी, और इसीलिए तुम इस मैप के ज़रिए टावर ऑफ ट्रायल्स की काफ़ी जगहों के बारे में आसानी से पता कर सकते हो, और यही वो वजह है जिसके लिए सभी लोग इस मैप को हासिल करना चाहते हैं। और फिर जिन्हों आगे भी बताते हुए बोल रहा होता है कि ये मैप की पावर बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो ये दूसरे बाकी मैप से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हें किसी जगह की लोकेशन के बारे में ही नहीं बताता है बल्कि उस जगह पे मौजूद हर एक रूम्स और मेज़ के बारे में भी बता देता है, और यहाँ तक कि वहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर मौजूद है और उनके पास किस तरह के आइटम है और वहाँ पे किस तरह के आइटम मिल सकते हैं, इन सब की जानकारी भी इस मैप के अंदर होती है। तो आखिर कौन इस तरह के मैप को छोड़ना चाहेगा। हाँ, लेकिन इस मैप में सिर्फ एक ही कमी है क्योंकि ये टावर ऑफ ट्रायल्स के सिर्फ लेवल 10 तक के फ्लोर्स के बारे में जानकारी दे सकता है, उससे आगे की इन्फॉर्मेशन देना इसके वश में नहीं है। लेकिन 10 फ्लोर तक की भी जानकारी किसी को भी पागल बना सकती है, और इतना काफ़ी है कि सब लोग इसे पाना चाहें और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हों। लेकिन मैं इनकी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इनकी भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। हाँ, ये बात सच है कि वो मैप बहुत ज़्यादा खास है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर हमें मिडिवल क्लासिक एरा की गैलरी को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये मेरा है, इसे छोड़ो, इसे मैंने पहले देखा है, तुम यहाँ से निकलो, तुम इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये मुझे दो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उस जगह पे उस गैलरी को पूरी तरह से तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको एक दूसरे से छीन रहे होते हैं, और इसी के लिए वो वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं। वो बोल रहा होता है तुम लोग जो भी हो, जहाँ पे भी हो वहीं पर रुक जाओ। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जिसने अभी उन सबको चिल्लाकर रुकने के लिए कहा होता है। फिर वो उनसे बोल रहा होता है अगर तुम में से अब कोई भी हिला तो अभी इसी वक्त मेरे हाथों मारा जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या बकवास कर रहा है ये, और ये आखिर है कौन। और वहाँ पे वो लोग उसे बोल रहे होते हैं यहाँ पे कोई भी तुम्हारी तरह कोई बेकार नहीं है, अगर तुम हमें मारने की कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटेंगे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हम सबको चैलेंज करने की कोशिश की, और अगर देखा जाए तो इस वक्त सिचुएशन तुम्हारी ख़राब है, क्या तुम अपनी सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब करना चाहते हो। अगर अब तुम अपनी जगह से ज़रा भी हिले तो मैं अपने इस हैमर से तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो बंदा उसकी तरफ अपना हैमर दिखा रहा होता है। फिर वो बंदा उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल रहा होता है मैंने तुम लोगों को समझाने की कोशिश की थी लेकिन अब लगता है तुम लोग मेरी बातों से नहीं मानोगे। और ऐसा कहते हुए वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और अपनी पावर्स को दिखाना शुरू कर देता है, और देखते देखते उसके जो हाथ होते हैं वो मेटल के बन जाते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे इसकी तो यूनिक एबिलिटी अभी से जाग गई है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो बंदा जिसने अभी उसको धमकी दी होती है वो बोल रहा होता है अरे ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जिसकी पूरी बॉडी अब किसी तरह के मेटल में बदल चुकी होती है, और वो उन लोगों से बोल रहा होता है वो मैप मेरा है, अगर तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में आया तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए अब मेरे रास्ते से हट जाओ। और ऐसा कहते हुए वो बंदा उन सब लोगों को डरा रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई उसे बोल रहा होता है तो वो मैप तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। फिर हमें वहाँ पे एक बूढ़े दादाजी को दिखाते हैं जो कि अभी अभी वहाँ पे चल के आ रहे होते हैं। उनकी बात सुनकर वो पर्सन उसे देखने लग जाता है। फिर वो दादाजी उससे बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसके हिसाब से उस मैप के ऊपर तुम्हारा कोई भी हक है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कहने से वो मैप तुम्हारा नहीं हो जाएगा। उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर वो पर्सन उसे घूरने लग जाता है और उसे डराते हुए बोल रहा होता है ओए बुढ़ाओ, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तू पागल हो गया जो तू इस तरह की बातें कर रहा है।
उस बंदे की बात को सुनकर वो दादाजी उससे बोलने लग जाते हैं, मेरा नाम कोई बुढ़ाऊ नहीं है, मेरा नाम मिंग जोंगवू है, जिसका मतलब ज़िंदगी होता है जो कि पूरी तरह से दोस्ती और खुशियों से भरी हो, और यही मेरे नाम का मतलब है। उसकी बातों को सुनकर उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर ये बूढ़ा है कौन और ये अपना नाम बताते हुए उसका मतलब भी क्यों मुझे समझा रहा है। फिर वो बंदा उस दादाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसको चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा किसी भी तरह का कोई इंट्रोडक्शन मांगा और तुम ये मेरे सामने क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस बाकी है और तुम इस सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हो तो तुम अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हारी इस लटकती गर्दन को तोड़ने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारी इस बूढ़ी नाजुक गर्दन को सिर्फ मैं अपने एक हाथ से ही तोड़ सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर वो दादाजी उससे बोलने लग जाते हैं, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो लेकिन फिर भी तुम्हारा मुंह बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। असल में तुम्हें किसी भी तरह के कोई चाकू या अपनी इस खतरनाक बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम किसी को भी अपनी बातों से ही मार सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा कहते हुए वो दादाजी उसकी तरफ अपनी उंगली से पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो दादाजी उसे घूरने लग जाते हैं और उसे डराते हुए बोल रहे होते हैं, चलो देखते हैं तुम मेरी गर्दन को पहले तोड़ पाते हो या मैं तुम्हें पहले राख में बदल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो दादाजी अपनी फिंगर्स के ऊपर फ्लेम्स को कास्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोल रहा होता है, ये तो मैजिक है। और वो बंदा उस दादाजी को फ्लेम कास्ट करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसके बाद हमें उस दादाजी को दिखाते हैं जो कि उससे बोल रहे होते हैं, तुम्हारा जवाब एकदम सही था, ये मैजिक ही है। और वो उसे बोल रहे होते हैं कि यही तुम्हारा गिफ्ट है, लो पकड़ो इसे। और ऐसा कहते हुए उन्होंने जो फ्लेम्स बनाई होती हैं उसे वो उसकी तरफ फेंक देते हैं और वो फ्लेम्स देखते ही देखते उस बंदे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। वो बंदा सिर्फ उसको देखते ही रह जाता है और वो बंदा कुछ भी रिएक्ट कर पाता उससे पहले वो फ्लेम्स आकर उसकी बॉडी से टकरा जाती है और उसे आग में जलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देता है और बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर आग में जलना शुरू हो जाता है और उन फ्लेम्स में जलने की वजह से उसकी जो चीखें होती हैं वो सब दूर गूंज रही होती हैं, लेकिन जल्दी वो भी कम हो जाती हैं क्योंकि उन फ्लेम्स की वजह से उसका पूरा शरीर कोल में बदल जाता है। और अब वो ठीक उस डेड बॉडी की तरह दिख रहा होता है जो कि इस म्यूजियम के गेट पे पड़ी हुई होती है। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कोल और राख में बदल कर वहाँ पे गिर जाता है। फिर वो दादाजी उससे आगे निकल के जाने लग जाते हैं, उससे बोल रहे होते हैं, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है जिसे तुमने खुद बुलाया था। फिर हमें उस दादाजी के पीछे एक लड़की को दिखाते हैं जो कि उस दादाजी से बोल रही होती हैं, तुम्हारा फायर टाइप मैजिक बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, तुम्हारी ये फ्लेम्स वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हारी इस स्किल से वाकई सभी लोगों को जलन हो सकती है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर काम करने का सोचा है। फिर उस लड़की की आवाज़ को सुनकर वो दादाजी से बोल रहे होते हैं, मिस ली यूरी, क्या आपको वो सामान मिल गया जो आप ढूंढ रही थी? अगर ऐसा है तो आप यहीं पर रुक जाओ, मैं आगे जाके अपने सामान को ले लेता हूँ। फिर हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाते हैं जिसने हाई स्कूल के कपड़े पहन रखे होते हैं और उसका नाम ही यूरी होता है। फिर वो उससे बोल रही होती हैं, तुम इस सब चीज़ों की फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी और तुमने सही कहा, मुझे मेरा सामान मिल चुका है। फिर वो अपने पास से एक तरह के डॉल को निकाल लेती है और बोल रही होती है, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो ये लोग उसे संभाल लेंगे। और ऐसा कहते हुए वो अपने मैजिक को उस डॉल के ऊपर करने लग जाती है जो कि इजिप्ट गॉड एनुबिस की होती है। और फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है उस डॉल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से एक क्रिएचर बाहर निकल रहा होता है और देखते देखते वो डॉल बड़ी होना शुरू हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस डॉल ने अब एनुबिस का रूप ले लिया होता है और वहाँ पर वो डॉल अब एक एनुबिस की तरह दिखने वाले बड़े से पपेट में बदल चुकी होती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पे उन सभी लोगों से कहने लग जाती है कि अगर अब तुम में से कोई भी अपनी जगह से ज़रा भी हिला तो मैं उसे दुश्मन के तौर पर देखूंगी और उसके बाद मैं तुम सबको इसके सामने खाने के लिए छोड़ दूंगी और फिर ये तुम्हारे सर को चबा चबा के खाएगा। और ऐसा कहते हुए वो लड़की अपने पपेट की मदद से उन सब लोगों को डराने लग जाती है जो कि उन सब की तरफ अपने वेपन को पॉइंट करके रखता है। फिर यूरी उन सब से स्माइल करते हुए बोल रही होती है, तो तुम लोगों को समझ में आ गया ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब मेरी बात मानोगे। फिर हमें उन सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस पपेट को देखने के बाद बोल रहे होते हैं, अब ये क्या चीज़ है, अरे यहाँ पे इतने सारे मजबूत प्लेयर कहाँ से आ गए और इन सब की पावर पहले ही अवेकन हो चुकी है, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके अपने हथियार को नीचे डालना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं, मैं उस मैप के ऊपर या जो कुछ भी है जो तुम्हें चाहिए हम उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, तुम्हें जो कुछ लेना तुम ले सकती हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सब ने अपने हथियार डाल दिए होते हैं, जिसको देखकर यूरी बोल रही होती है, तुम सब बहुत अच्छे हो, थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लिया। और ऐसा कहते हुए यूरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, लेकिन फिर उसकी नज़र किसी पे जाती है, उसको देखने के बाद उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और वो उस तरफ देखकर उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक पर्सन होता है जो अभी भी वहाँ पे उस जगह पे टहल रहा होता है और वो आराम से अभी भी उन लोगों के बीच में घूम रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उसको देखने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं, आखिर ये कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाते हैं जो कि और कोई नहीं जिन हॉकी होता है, जो कि उस जगह पे घूम रहा होता है और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उनको देखकर बोल रहा होता है, तुम लोगों ने यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा तमाशा कर रखा है और तुमने यहाँ की सारी चीज़ों को लगभग तोड़ ही दिया है और तुम लोगों ने वाकई अपनी मेहनत से इस खूबसूरत म्यूजियम को अब एक कबाड़ में बदल दिया है। फिर जिन्हों को वहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसके पास जाके वो खड़ा हो जाता है, उन लोगों से बोल रहा होता है,
क्या तुम लोगों को ज़रा भी हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करना नहीं आती है? और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे पड़ी उस पेंटिंग को उठा लेता है और उसे अपने हाथों में लेने के बाद उसे देखने लग जाता है और उन सबसे बोल रहा होता है, चलो शुक्र है तुम लोगों ने इसे तो नहीं तोड़ा और ये अभी भी ठीक है। फिर वहाँ पे यूरी जिनी हॉक से बोल रही होती है, ओए मिस्टर फियरलेस, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? उसकी आवाज़ को सुनकर जिनी हॉक उसे पीछे की तरफ देखने लग जाता है और वो देखता है तो यूरी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है और वो उससे बोल रही होती है, क्या तुम्हें यहाँ पे ये सब मजाक लग रहा है जो तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो और तुम इतने ज़्यादा रिलैक्स हो? और क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे किसी तरह के कोई मजाक करने के मूड में हूँ? फिर यूरी अपनी एनुबिस की उस पपेट को पास में बुलाती है और उसे कमांड देते हुए बोल रही होती है कि जाओ इसे पकड़ लो। उसके कमांड को सुनते ही वो पपेट अपने हाथ में रखे उस हथियार को या उस भाले को जिनी हॉक की तरफ फेंक देता है और देखते देखते वो भाला जिनी हॉक की तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है और जिनी हॉक उस भाले को अपनी ओर आते हुए देख रहा होता है और वो अभी भी अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा होता है।